हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। ये एनसीईआरटी जो हम लोगों ने मिलकर के शुरू करी है, ये आप सभी इसकी क्लासेस ले रहे होगे। नहीं ले रहे हो तो इसको प्लीज़ लो। हमने क्लास 6 की यानी कि कक्षा 6 की एनसीईआरटी पूरी ख़त्म कर दी है। आज हम क्लास 7 की पढ़ेंगे और ये हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। और अभी मैं आपके लिए पीवाईक्यूज़ के वीडियोस डालूंगा, तो आप देखना ये कक्षा 6 की और कक्षा 7 की एनसीईआरटी से कितने ढेर सारे क्वेश्चंस आपके पीसीएस में भी पूछे गए हैं और बाकी स्टेट एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो इस एनसीईआरटी को प्लीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लेना, बिल्कुल भी ऐसे मत लेना कि यार ये कक्षा 6 की है तो मैं क्यों पढ़ूँ, अरे ये तो इसमें कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं आता। भाई बहुत कुछ आता है, तो प्लीज़ इसको सीरियस लेना। और आपको पता है कि हम लोग बिना टाइम वेस्ट के, बिना किसी इधर उधर के बात के हम लोग सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसको जाइए सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर देना, और जो भी बात हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो हम आगे सीधे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर कोशिश किया करो कि पूरा इसको पढ़ें अच्छे से। देखो बुक का नाम है हमारे अतीत, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पढ़ा जो कक्षा 6 की पुस्तक थी, ठीक है। अब हम सीधे आते हैं अपने मुद्दे पर कि इस पुस्तक में हमको क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर हैं, ठीक। तो चलो हम शुरू करते हैं। हम आते हैं आगे। हमने जो पिछली एनसीईआरटी ख़त्म करी है उस एनसीईआरटी को भाई पढ़ो, वो क्योंकि कक्षा 6 से शुरू हुई है तो बहुत सारी बातें उसमें ऐसी बताई है जो कि हमको जाननी चाहिए, जो कि हमको समझनी चाहिए। लेकिन अक्सर हम लोग ये सोचते हैं ना कि अरे नहीं स्टैंडर्ड्स बुक ही अच्छी होती है, एनसीईआरटी बेकार की चीज़ है। जबकि अधिकतर लोग बताते हैं कि नहीं भैया एनसीईआरटी भी पढ़ो, एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक। तो ये देखो विषय सूची है एनसीईआरटी की कि हमें इस पुस्तक में क्या क्या पढ़ना है। सॉरी, इस बुक में टोटल 10 चैप्टर हैं और हम प्रत्येक दिन एक चैप्टर पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझते हुए भी चलेंगे, और हम नोट्स भी बनाते चलेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम्स में अगर कोई हमारी चीज़ यहाँ से पूछी जाए तो उसको अच्छे से टैकल कर सकें, ठीक है। तो चलो आज हम शुरू करते हैं, पहले चैप्टर की बात करेंगे, ठीक। और इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी, ये भी हमने शुरू में बताया था जब कक्षा 6 की शुरू कर रहे थे तब, ठीक है। तो चलो आज हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे कक्षा 7 की एनसीईआरटी का। और आप इतना परेशान मत हुआ करो, कह रही है तो हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है। भाई देखो जब मैं बात कर रहा हूँ आप भी बात हिंदी में ही करते होगे ना, और जब मैं बात कर रहा हूँ किसी चीज़ को समझा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको हिंदी में कोई चीज़ समझाई जाएगी तो आप उसको समझोगे नहीं, ठीक। तो एक तरीके से ये हिंदी और इंग्लिश यानी कि इंग्लिश हो जाता है, तो इतना परेशान मत हुआ करो, ठीक है। चैप्टर का नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अब ये हिंदी में है लेकिन क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या कह रहा है। भाई 1000 वर्षों, जो थाउजेंड्स ईयर्स में जो भी परिवर्तन हुए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, उसकी हमें जांच पड़ताल करनी, कैसे कैसे हुए, ठीक। अब इसमें कह दो मुझे इंग्लिश नहीं है तो इंग्लिश समझ में नहीं आएगा, तो भैया हिंदी में समझ, भाई दिमाग तो है ना, मैं समझा तो रहा हूँ। चलो आते हैं, मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। ये देखो मानचित्र आपको दिख रहा है, ये अभी आपको हालांकि ये समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन अभी मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। इस मानचित्र की बात कर रहे हैं। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी ने 1154 में बनाया था। ये जो मानचित्र है ये अल इद्रीसी ने, ये अल इद्रीसी कौन थे, ये अरब भूगोलवेत्ता थे, यानी कि अरब के रहने वाले थे और भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। अरब कहाँ है, पिछले भी हमने कक्षा 6 के एनसीईआरटी में बताया है। अरब यानी कि आप जब सऊदी अरब और उसके आसपास के देश हो गया, यहाँ के उसके ऊपर के देश हो गया, और जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर के देश हो गए, इनको मिला देते हो तो आपके अरब कंट्रीज़ बन जाते हैं, ठीक। तो इसी रीजन में ये अल इद्रीसी रहते थे। इन्होंने 1154 में एक नक्शा बनाया, जो कि ये नक्शा बनाया, ये वाला, ठीक है। और ये नक्शा क्या है, ये जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ये जो मानचित्र आपको दिया गया है ये भारत का है। आपको तो बड़ा अटपटा लग रहा होगा, अरे ये भारत का कैसे, ये भारत का तो हो ही नहीं सकता, है ना, लेकिन ये भारत का है। ये भाई 1154 में सबसे पहले बना दिया गया था कि भारत ऐसे दिखता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। ये देखो मानचित्र नंबर 2, ये किसने बनाया, फ्रांस के चित्रकार थे, उन्होंने बनाया। अब तो यहाँ पर भारत आपको समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं,
ये तो क्या आप कहोगे बड़ा अच्छा बना है, ये कब बना था? 1720 में बना था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। मतलब कह रहा है कि ये जो आपको गुजरात वाला पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ से ये नीचे का, यही सेम पोर्शन ऊपर बनाया गया है ये, लेकिन आपको बड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा, बड़ा अजीब अजीब दिख रहा होगा ना। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे। मतलब कि आज उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जैसे कि आपका ये भारत का नक्शा मैं बना दूं, ये भारत का नक्शा है, तो ये उत्तर भारत है, तो ये इनका दक्षिण भारत था, और ये जो दक्षिण भारत है ये उनका उत्तर भारत था। ठीक, और श्रीलंका का द्वीप इन्होंने ऊपर की तरफ बनाया था। किन्होंने? अल इदरीसी ने, जो उन्होंने 1154 में मानचित्र बनाया, यहाँ पर श्रीलंका का द्वीप बना दिया ऊपर की तरफ। वैसे होता क्या है कहाँ? नीचे। जगहों के नाम अरबी में, यार ये तो ऑब्वियस है कि जब अरब में रहते थे तो अरबी में दिया होगा उन्होंने, और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज, इनके मानचित्र में कन्नौज का नाम भी लिखा है। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद आया था। इस कालावधि यानी कि इस समय पीरियड, इस टाइम पीरियड में जो उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। ये नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, ये जो नक्शा कह रहा है ये वाला है, ये हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। हाँ, क्योंकि ऐसा नक्शा हम देखते रहते हैं, है ना, देखते हो ना। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। ठीक, और जिसके बारे में हम किस में पढ़ेंगे? चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। ठीक, चलो आगे आ जाओ। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता था ना, वैसे वैसे मानचित्र को बनाने और मानचित्र में जो भी नाम लिखने के तरीके बदलते गए। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। यार ये तो बिल्कुल बनी बात है। जब आप किसी भी चीज़ का नक्शा बनाते हो, जैसे इस समय जनगणना हुई, ठीक है, जनगणना की गई, तो जनगणना जिन्होंने भी की, आप में से बहुत लोग हो गए जिनके घर वालों ने जनगणना करने गए थे, उसमें नजरी नक्शा वगैरह बनाया था कि नहीं? उसमें जो भी मैप बनाया बिल्कुल एक्यूरेट बना रहे थे कि नहीं, कहाँ पर कौन सा स्कूल है, कहाँ पर कौन सी जगह है। तो वैसे ही जब आप कोई भी नक्शा बनाओगे तो उसको चीज़ों को वहीं पर भरने की कोशिश करोगे जहाँ पर वो चीज़ें हैं। तो यही यहाँ भी बताया गया। नई और पुरानी शब्दावली, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, यानी पुराने जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो भी अभिलेख हैं वो कई तरीके के भाषाओं में मिलते हैं, और ये भाषाएं भी समय समय के साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए जो मध्य युग यानी कि मोटा मोटा बताऊं तो जैसे कि जब मुग़ल आए हमारे यहाँ, जब सल्तनत काल था, ठीक है, उस समय फ़ारसी आधुनिक फ़ारसी भाषा से भिन्न है। जो मुग़ल काल में जो फ़ारसी चलती थी, फ़ारसी भाषा थी, फ़ारसी यानी फ़ारस की भाषा, फ़ारस आज का जो ईरान है वहीं पर, ठीक है, लगभग वही रीजन, वहाँ पर फ़ारसी भाषा चलती थी और वहीं से हमारे यहाँ पर आ गई। तो जो उस समय की फ़ारसी भाषा थी आज की फ़ारसी भाषा से बहुत भिन्न हो चुकी है। जैसे पहले की संस्कृत भाषा जो वेदों में थी, ठीक, वो वैदिक संस्कृत थी, वो संस्कृत आज की आप जो संस्कृत भाषा पढ़ते हो ना, उससे काफ़ी अंतर है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? यानी कह रहा है कि भाषा तो बदला ही बदला है, भाषा का रूप तो बदला ही बदला है, इसकी व्याकरण और शब्द भंडार में ही सिर्फ अंतर नहीं आया है, इसके अर्थ भी बदल गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, यानी हिंदुस्तान जब कोई बोलता है तो क्या मतलब होता है? भारत। लेकिन 13वीं शताब्दी, ठीक, जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका मतलब क्या था, इसका आशय क्या था? हिंदुस्तान का उस समय मतलब था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से। यानी कि अगर आपका ये भारत है, ये भारत है, तो ये रहा पंजाब, ठीक, इधर पंजाब रहा कि नहीं रहा, ये रहा हरियाणा इसके बगल में,
और ये गंगा यमुना के ये रीज़न। तो मतलब इस इलाके को इन्होंने कहा था हिंदुस्तान। किसने? मिनहाज ए सिराज ने। इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था इस रीज़न के लिए। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। मतलब कि उसने कहा कि जो दिल्ली के सुल्तान, जब सल्तनत काल पढ़ेंगे तो हम जानेंगे सुल्तान कौन कौन थे, कैसे कैसे बने। तो उनके अधिकार क्षेत्र में जितना रीजन था, इसको इन्होंने कहा हिंदुस्तान। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते चले गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ था। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में, 16वीं शताब्दी यानी कि आरंभ में जब बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यानी कह रहा है कि पहले जो मिनहाज सिराज ने इसका उल्लेख किया था तो इस रीज़न के लिए किया था, जो सल्तनत काल में जो सुल्तानों के अधीन था। लेकिन जब बाबर ने अपनी बायोग्राफी लिखी ना, बाबरनामा, उसमें उसने जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसने इस पूरे एरिया के लिए किया, ठीक, यहाँ के बारे में पूरा बताने के लिए। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त तो हिंद के ही कुछ कुछ समान था। अमीर खुसरो एक 14वीं शताब्दी के एक कवि थे जिन्होंने हिंद शब्द का प्रयोग किया था, मगर यहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। ठीक है, इतनी ये तो नॉर्मल सी बात थी। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। जैसे आज मैं कहूँ कि सल्तनत काल में हमारा हिंदुस्तान और बहुत ही एकदम टॉप पर था। सल्तनत काल में हमारा जो हिंदुस्तान था उसमें हमारे सल्तनत काल में हिंदुस्तान के दक्षिण भारत के जो साम्राज्य थे बहुत ही पीक पर थे, बहुत ही उनका बड़ा योगदान था। तो हम ये भूल जाते हैं कि सल्तनत काल में जो सल्तनत काल था, जो उस सल्तनत काल को जो हिंदुस्तान कहते हैं, सल्तनत काल में हिंदुस्तान में भाई साउथ का रीजन आता ही नहीं था, वो तो उत्तर भारत के रीजन आते थे। ठीक, तो ये कह रहा है कि जब भी इतिहास हम पढ़ें या इतिहास लिखने की कोशिश करें तो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उस शब्द का अर्थ उस समय क्या था ये हमारे माइंड पर होना चाहिए। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। जैसे हम कहते हैं ना, अरे ये तो विदेशी हैं। विदेशी का मतलब हम लोग क्या लेते हैं कि जो भारत में नहीं रहता है। ठीक, लेकिन कह रहा है कि मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, यह विदेशी कहलाता था। आज हम कहते हैं कि जो भारत में नहीं रह रहा है वो विदेशी है। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, अगर आप ये मान लीजिए कोई गांव है और इस गांव में कोई भी अपरिचित व्यक्ति आता था तो उस अपरिचित व्यक्ति को क्या कहा जाता था कि ये विदेशी आदमी है। ठीक, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी या फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। कह रहा है कोई भी नगरवासी है उसके लिए जैसे जो वन में लोग रह रहे हैं वो उनके लिए विदेशी हैं। क्यों? क्योंकि अनजाने हैं, अजनबी हैं, परदेसी हैं। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। कह रहा है कि अगर मान लो इसी गांव में एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ है, ये दूसरे एक दूसरे को भले ना जानते हो लेकिन एक ही गांव के अंदर रह रहे हैं, तो ये एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं हो सकते। ठीक, लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है तो वो विदेशी होता था। समझ गए? तो विदेशी शब्द का भी मायना हमेशा बदलता रहा। आज हम विदेशी बोलते हैं जो भारत में नहीं रहता, भाई वो विदेशी है। पहले जो कौन विदेशी होता था? जो अनजाना है, अजनबी है, जो अपरिचित है। ठीक है। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। यानी कि पिछले जो कक्षा 6 के हमने एनसीईआरटी पढ़ाई उसमें हर्षवर्धन और गुप्त वंश के शासकों के बारे में पढ़ा है। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक के लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। किस पुस्तक में? यही अभी जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की। ठीक है। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, स्रोत यानी सोर्स,
जिसका भी वो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युगों से वैसी ही चली आ रही हैं। यानी कह रहा है कि हम ऐसी स्टडी करेंगे, उसमें बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले कई समय से एज इट इज़ चली आ रही हैं। ठीक, इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी जो भवन का निर्माण कला है, भवन यानी कि कोई मकान है, कोई महल है, कैसे बना, उसमें कौन सी सामग्री प्रयुक्त हुई, जैसे आपने सुना होगा कि पहले के किले वो दाल चूने इन सब से बनते थे, है ना, तो वो सब देखते थे। और जो भी लिखित सामग्री मिलती थी उस पर निर्भर करते हैं। आज भी ऐसा ही होता है, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि भाई अब धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा मिलने लग गई। अब लिपियाँ जो विकसित हो चुकी थी, लेखन कला का अच्छा खासा विकास हो चुका है, ठीक है, और लोग साहित्य लिखने लग गए, कविताएं लिखने लग गए, हिस्ट्री लिखने लग गए, बायोग्राफीज लिखने लग गए, तो काफ़ी चीज़ें अब सब मिलने लग गई। कब से? 700 से 1750 ईस्वी के बीच में। ठीक, इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। क्यों कम करने लगे? कि भाई अब इनको क्योंकि लिखित सामग्री ज़्यादा मिलने लग गई। अगर मैं जैसे ये हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हम इसको ज़्यादा वो प्रेफर करेंगे ना कि उस समय के सिक्के उठा के देखेंगे, उस समय के बर्तन उठा के देखेंगे। हमें भाई लेखन कला अच्छी मिल गई, हमें कोई लिखित दस्तावेज अच्छे मिल गए, तो हमने क्या किया कि इसको अच्छे से पढ़ लिया। और अगर जैसे आप आज के समय में हो, आज के समय में कोई बातें लिख के चले जाओ, आज के 200 साल बाद, 300 साल बाद जो आएगा ना, तो वो अगर आपको आपकी डायरी उसको मिल गई तो वो क्या करेगा? आपकी बातें पढ़ेगा और एक अनुमान लगाएगा, अच्छा उस समय ऐसा ऐसा होता होगा। ना कि आज के समय के वो बर्तन और सिक्के ढूंढने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें मेहनत भी ज़्यादा है, सिक्के बर्तन ये सब ढूंढने में, और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया। कब? 700 से 1750 ईस्वी के बीच में, ठीक है, और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों यानी टैक्स के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। जैसे आज भी कागज़ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? यही तो होता है। धनी व्यक्ति, जो शासक जन होते थे, यानी जो शासक थे, शासन करते थे, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका प्रयोग कठिन है। कह रहा है कि आगे चलते चलते 700 से 1750 ईस्वी में कागज़ का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लग गया। लोग हर चीज़ में कागज़ में बातें अपने लिख देते थे और उस कागज़ को एक जगह सुरक्षित कर देते थे, जिसको लाइब्रेरी या अभिलेखागार मिला, यानी जहाँ पर अभिलेख, जो भी लेख लिखा है उसको सुरक्षित करते हैं। फिर जब ये पांडुलिपियाँ और दस्तावेज वहाँ मिलने लग गए तो इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस वहाँ पर जाते हैं, वो चीज़ें पढ़ते हैं और अपनी बातें जो भी उनको ज़रूरत की होती है वहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन इन चीज़ों को पढ़ने के लिए बड़ी सावधानी चाहिए होती है। अब लेखागार क्या होता है, ये देखो, एक नज़र इसमें डालो। अब लेखागार यानी कि एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, उन दिनों जब बता रहा है कि 700 से या पहले के ज़माने में क्या होता था, छापे खाने तो थे नहीं, मतलब प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं, तो इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियाँ की प्रतिलिपियाँ बनाते थे। कह रहा है कि पहले के ज़माने में प्रिंटर तो थे नहीं, तो क्या होता था ना कि एक पांडुलिपि है, मतलब मैंने कोई पर्चे में लिख दिया, अब इसकी बार बार फोटोकॉपी बनानी, तो क्या करोगे? मैंने 10 लोगों को चुना और 10 लोगों से कहा कि इसमें जो लिखा हुआ है इसको बार बार कई पेजेस में लिखो। ठीक, तो उनको क्या बोलते थे? लिपिक या नकल नवीस, जो नकल करके यानी कॉपी कर देते थे उनको। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि ये काम आसान नहीं है। आप भी जब किसी के नोट्स में लिखते हो ना, उसको देख देख के, तो आप भी जानते हो कि कितना कठिन कार्य है भाई, बड़ा टाइम लग जाता है लिखने में। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट ही समझ में नहीं आती कि पता नहीं क्या लिखा है यार इसने, है ना।
और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता है कि क्या लिखा होगा। कभी कभी हम लोग होता है ना कि अगर मान लो उसने कि कुछ भी लिखा है, सा लिखा है, ठीक ये सा, लेकिन उसने ऐसे बना दिया, तो हम लोग क्या समझ लेंगे ये क्या लिखा है यार, क्या लिखा था इसने। तो हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज़ इसको उतार देते हैं कि भैया ये लो, हमने भी ऐसे ही बना दिया, पता नहीं क्या लिखा है ना। तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ जाता है, यानी नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे ही, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर आ जाता है, ठीक, वही ये बात कह रहा है। जो पांडुलिपि होती थी, पांडुलिपि क्या था, मैंने आपको बताया था कि हिमालय में, एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक में बताया है कि हिमालय में भूर्ज नाम के पौधे होते हैं, भूर्ज नाम के वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों की छाल में लिखा जाता था और वही क्या हो गए, पांडुलिपियाँ हो गई। पांडुलिपि की फोटोकॉपी यानी प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक जो लिखते हैं छोटे मोटे हेर फेर कर देते थे, कहीं कोई शब्द बदल दिया, कहीं कोई वाक्य बदल दिया। ऐसा ही होता है कि जब उनको चीज़ें समझ नहीं आई कि पता नहीं इसमें क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा कि अपने हिसाब से लिख देते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी चीज़ें इंक्लूड करना शुरू कर दी, सदी दर सदी, यानी कि धीरे धीरे जब टाइम आगे बढ़ा तो वो प्रतिलिपियाँ यानी जो फोटो कॉपीज उन्होंने लिखी थी, प्रतिलिपियाँ की भी प्रतिलिपियाँ बनती चली गई। अब ये ओरिजिनल था, इसको मैंने 10 लोगों को बांटा कि भैया इसको बार बार लिखो। अब उन 10 लोगों ने 100 फोटो कॉपीज़ बना दी। अब वो जो 100 बनी, हमने 1000 लोगों को दिया कि अब तुम इन सब को फोटो कॉपी लिखो, एज इट इज़ उतारो। तो थोड़ी थोड़ी सब ने बदलाव करना शुरू कर दिया। जो उनको भाषा समझ में नहीं आई, जो लेखन समझ में नहीं आया, तो उन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया कि हो सकता है यहाँ पर यही लिखा हो, ठीक। और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत सी अलग हो गई। अब अंतर आने लग गया। जैसे मैंने मान लो लिखा कि एनसीईआरटी बहुत ही कमाल की पुस्तक है, ठीक है, बहुत कमाल की पुस्तक है, ठीक, कमाल की पुस्तक है यानी कि बुक है। अब मैंने इसको कहा कि एक व्यक्ति से कहा कि 10 व्यक्तियों से कहा कि यही एज इट इज़ यही चीज़ लिखो, ठीक। अब 8 ने एज इट इज़ लिख दिया, उनको समझ में आ गया। 2 क्या समझ ही नहीं आया कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये, तो उन्होंने एनसीईआरटी बहुत ही तो समझ में आया, कमाल की ये समझ में नहीं आया, तो उन्होंने यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ लिख दिया, ठीक। अब जब उन्होंने अपने हिसाब से जो चीज़ लिखी 10 लोगों ने, अब उन 10 लोगों की जिसने लिखी तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया। तो ऐसे ऐसे करते करते जो फाइनली यहाँ पर 1000वें व्यक्ति ने लिखी थी, वो पहली जो मूल चीज़ें थी यानी जो मैंने लिख कर दिया था उससे काफ़ी डिफरेंस होने लग गया, ठीक है। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियां पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कह रहा है कि आज हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बार बार लिखी गई थी, बार बार लेखकों ने लिखी, तो हो सकता है काफ़ी बदलाव हो गए होंगे। तो जो ओरिजिनल कॉपी में क्या लिखा था इस चीज़ को सोचना बड़ा मुश्किल है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि जो फोटोकॉपी लिखी है, जो उसने लिपिकों ने बार बार लिखा है, हम उसी ग्रंथों को बार बार पढ़ते हैं ताकि दिमाग लगा सके कि नहीं ये हो सकता है इसने गलत लिखा हो, उसमें हो सकता है इस लाइन की जगह ये वाली लाइन लिखी हो, ठीक। तो बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के एक इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी, तो नो नीड टू वरी, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था, और दोनों वृत्तांतों में अंतर है। लेकिन 1971 के तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की ही जानकारी नहीं थी। जो इतिहासकार हैं वो दूसरे वाले 2 वर्ष बाद वाले वृत्तांत को लेकर के घूम रहे थे। अब उनको 2 वर्ष पहले वाले वृत्तांत का उसकी जानकारी नहीं थी। ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था, ठीक है, कहीं दबा हुआ पड़ा था। बाद में उन्होंने खोजा कि अरे यार, मतलब कि 2 साल पहले उसने एक और वृत्तांत लिखा हुआ था, भैया हमको तो पता ही नहीं था, हम तो 2 साल बाद वाले में घूम रहे हैं, ठीक। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 ईस्वी के बीच में 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है।
मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह से के परिवर्तन हुए। ऑब्वियस है कि हजार साल के समय में बहुत सारे परिवर्तन हुए होंगे, तो इस 1000 साल के इतिहास को पढ़ने में बड़ी सावधानी और बड़ी ही भारी चुनौती यानी कि एक समस्या रहती है। इस काल में अगर आपने मान लो कि कुछ भी गड़बड़ किया, जरा से भी इधर उधर हुआ, तो पूरा का पूरा इतिहास ही चेंज हो जाएगा। ठीक, इस काल में अलग अलग समय पर एक नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखा और युद्ध में आग्नेयास्त्र यानी बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। यानी बता रहा है कि टेक्नोलॉजी हमेशा बूस्ट होती रही, टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रही, नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहीं। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, अपने भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, नए तरह के खान पान भी आया। सॉरी भाई, ये कुछ ज़्यादा ही भारत का मैप गड़बड़ बन गया, इतनी भी उम्मीद नहीं थी मुझको कि मुझसे इतना भारी गलत हो जाएगा। चलो मैं एक और भारत का मैप बनाता हूँ, इसको हटा करके। ठीक, तो कह रहा है कि समय समय पर क्या होता है कि टेक्नोलॉजीज बदलती हैं, खान पान बदलता है। आप ही देख लो यार, पहले के समय में देखो हम शुद्ध घर का खाना खाते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हम बाहर आए, मैगी आ गई, मैगी खाने लगे, चोखा बाटी खाने लगे, पता नहीं लिट्टी चोखा खाने लगे, कितनी सारी चीज़ें ऐसी आई। तो वो खान पान, ड्रेसेस, हमारी समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। ऐसे ही खान पान बदला, जैसे आलू आ गई। अब आलू हमारे मूल हमारे भारत की नहीं है, ये बाहर से आई। मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी ये हमारे भारत में इंट्रोड्यूस होने लग गई, भारतीय सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में। ध्यान रहे कि ये तमाम जो भी परिवर्तन आए, नई प्रौद्योगिकियों और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार को लेकर भी आए थे। यानी जो भारत के बाहर से आए ना भारत में, ये सब उनके साथ साथ आए। ठीक, परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। कौन सा? यही 700 के बाद का और 1750 ईस्वी तक का। ठीक है, अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में पढ़ेंगे। जब चैप्टर 5, 6, 7 पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छे से और पढ़ेंगे। ठीक, इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। इस काल में 700 से 1750 में, अब यार 700 से 1750 क्या, जैसे जैसे समय बढ़ता है लोग टेक्नोलॉजी लाते हैं। अब ऐसे ही 700 के बाद चीज़ें और बूस्ट हो गई, यातायात के साधन अच्छे हो गए, तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लग गए। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। समझे बात को? यानी भारतीय उपमहाद्वीप में वैभव भी बहुत था, संपदा बहुत थी, धन दौलत ये बहुत था। और तो सभी लोग क्या करते थे कि अपना लक आजमाने के लिए, अपना कि यार अगर मेरा लक होगा ना तो यहाँ पर मैं आकर सफल हो जाऊँगा, तो ये आने लग गए यहाँ पर भारत में। जिस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिनके बारे में हमें पढ़ना ही पढ़ना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे हिस्ट्री के लिए। राजपूत नाम निकला है राजपुत्र से। ये देखो, राजपुत्र से निकला है, अर्थात राजा का पुत्र। ठीक, राजपुत्र का मतलब क्या हुआ? राजा का पुत्र, राजपूत। आज भी आपके दोस्त यार, या हो सकता है आप भी राजपूत होगे। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं थे, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। मतलब कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि केवल वही आ जाए कि भाई राजपूत वही है कि राजपूत का बेटा राजपूत। भाई बात ऐसी थी कि अगर कोई सेना में काम करता है, ठीक है, अगर सेनापति है, ठीक, या राजा तो होता ही था, तो ये सब कौन है? ये राजपुत्र में आते थे, यानी राजपूत इनको कहा जाता था। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्त का गुणगान करते थे। जो कवि होते थे, आज भी जो कवि होते हैं ना, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज को पकड़ लेते हैं, उनका गुणगान करते हैं। ठीक,
और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे कि अरे भाई हमारे राजा साहब की तो बात ही क्या है। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति कौन होती थी? कायस्थ होती थी। कायस्थ किसको कहा गया? जो लिखने का कार्य करते थे, लेखन कार्य करते थे, ठीक, तो वो कौन होते थे? कायस्थ होते थे। तो ये कह रहा है कि इस युग में, किस युग में, जब राजा अच्छे खासे आने लग गए 700 से 1750, इसमें क्या हुआ कि मराठा साम्राज्य आया, सिख साम्राज्य आया, जाट आया, अहोम साम्राज्य आया, कायस्थ आया। इन लोगों, ये जो थे समूह थे, इन्होंने ठीक ठाक अपने आप को मतलब खुद में लाभ यानी अवसर का लाभ उठाना शुरू कर दिया, मराठों ने, सिखों ने, जाटों ने, ठीक है। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका भी बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर होने लग गया। पर्यावास यानी कि पर्यावास का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वालों की जो सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली होती है उसको कहते हैं पर्यावास, ठीक। पर्यावास में जो परिवर्तन आया, तो परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को कई जो वनवासी थे मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। आज भी देखते हो कि हमारे यहाँ, अपने यहाँ कई जंगलों की कटाई चल रही है। जैसे कि अभी अंडमान और निकोबार के जंगल में एक द्वीप में जंगल काटे जाने की बात आ रही है। अब जो जंगल है, इस एरिया में है जंगल, अब यहाँ पर जो आदिवासी लोग रहते हैं, वनवासी लोग रहते हैं, अब जब यहाँ जंगल कट जाएगा, यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, हॉस्पिटल बन जाएंगे, पोर्ट बन जाएंगे, जो भी बन जाएगा, तो ये लोग क्या करेंगे? ये बेचारे यहाँ से भागने को मजबूर हो जाएंगे। तो यही बता रहा है। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए जो समूह थे, क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लग गए। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बनने लग गए, ठीक। अब जब यहाँ से जंगलों से निकल के वो बाहर आए, सबसे मिले, तो धीरे धीरे क्या है, बाकी सोसाइटी जो भी था, जो मंदिर था, मठ था, या बाजार हाट थे, या हमारा जो जटिल समाज है, इनसे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए, तो वो प्रभावित भी होना शुरू हो गए, ठीक। अब वो खेती किसानी करने लग गए, उन्हें कर चुकाने पड़ने लग गए और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ गई। बेगार यानी कि फ्री में उनका जो भी काम करना पड़ गया। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लग गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, किसानों के बीच आर्थिक यानी कोई अमीर किसान होने लग गया, कोई गरीब किसान होने लग गया। अब जो अमीर किसान होगा, गरीब किसान होगा, तो उनके बीच में क्या होगा, सामाजिक अंतर भी होगा, ठीक। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे यानी जानवर भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली ज़मीन में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। ऊंचा या नीचा दर्जा, अब क्या हुआ कि जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लग गया, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। अब समाज में क्या हुआ, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, अब डिफरेंस होने लग गया। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे ये अंतर बढ़ा, अब उन्होंने क्या किया, जातियाँ और जातियों के अंदर भी उपजातियाँ बांटे जाने लगी, ठीक। आज भी आप अपनी सोसाइटी में देखते हो ना, कास्ट होगी, कास्ट के अंदर भी कास्ट होगी और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, कितना प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसे दर्जे बदलते रहते थे। मतलब कह रहा है कि आज अगर आप गरीब हो तो आपका दर्जा ना एकदम लोअर वाला है, लेकिन अगर कल को आपने कमा करके अमीर बन गए, खूब पैसा आ गया, तो आपका दर्जा ऊपर हो जाएगा। जैसे आज भी होता है ना कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कुछ नहीं समझा जाएगा, भले आप किसी भी जाति के हो, लेकिन कल को आपके पास जब पैसा होगा, टॉप पर पहुंचोगे, तो आप किसी भी जात के हो भाई, सब आदमी आपके पैर छूने की कोशिश करेगा, ठीक। आते हैं ना विधायक जी, अरे विधायक जी, विधायक जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका दर्जा बढ़ गया। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जो जातियां थीं स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं।
जाति अपने सदस्यों का व्यवहार, यानी कि वो कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे उनके नियम होंगे, वो अपने अपने नियम खुद बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में कहते थे जाति पंचायत। ठीक, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। जातियों को क्या करना पड़ता था, जहाँ पर वो रह रहे हैं जिस गांव में, वहाँ के जो रिवाज हैं उसका पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। ठीक, अब आगे आते हैं क्षेत्र और साम्राज्य क्या थे। क्षेत्र और साम्राज्य, चोल, जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में यानी कि कक्षा 6 के एनसीईआरटी में पढ़ा। अभी मैं आपको ऐसे मोटा मोटा बताऊं तो ये जो साउथ का रीजन है, और ये अभी जो आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश या उत्तरी तमिलनाडु का जो रीजन है, ठीक है, वहाँ पर यहाँ पर चोल साम्राज्य आ गया था। और तुगलक आए, जिनके बारे में हम अध्याय 3 में भी पढ़ेंगे। तुगलक और मुग़ल इस्लामिक आक्रांताओं के बाद की कहानी है, यानी इस्लामिक आक्रांता जब आए थे तब ये तुगलक और मुग़ल जैसे होने लगे। इन्होंने बहुत बड़े बड़े साम्राज्य बना दिए और इनके अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, देखो दिल्ली के सुल्तान यानी कि सल्तनत काल की बात कर रहे हैं, ये गयासुद्दीन बलबन थे एक। ठीक, बलबन, ये बलबन की बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और बलबन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए भी। और ये इन्होंने कई ऐसी पॉलिसीज़ लाई जो कि एक कह सकते हो कि इन्होंने अपने आप को ना एकदम दमदार शासक लगाने की बहुत कोशिश की थी। ये अपने आप को एक ऐसा चाहते थे कि जो भी आए मुझको अपना ईश्वर माने, मुझको अपना भगवान माने, वो माने कि मैं जो हूँ वो ईश्वर का यानी अल्लाह का बनाया हुआ हूँ। ठीक, तो इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे बलबन के बारे में। 1266 से 1287 तक ये रहे। इनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, यानी बलबन के बारे में बताया गया कि एक विशाल यानी बहुत बड़े साम्राज्य के शासक थे, जो पूर्व में बंगाल यानी गौड़ से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। कह रहा है कि जैसे कि ये भारत है, इनके बलबन के बारे में बताया गया कि जो बलबन है यहाँ बंगाल के गौड़ से लेकर के यहाँ गजनी, ठीक है, ये बहुत बड़े साम्राज्य इन्होंने सिस्टम टाइट कर लिया था अपना फुल। ठीक, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत और द्रविड़ भी आ जाता था। कह रहा है कि जो बलबन का साम्राज्य था वो छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था। यानी मैं अगर आपको बताऊं बलबन के बारे में तो ये इसको हटाओ। ठीक, तो आप कह सकते हो ये जो स्लेव डायनेस्टी आई थी ना आगे चल करके, तो उनका मोटा मोटा ये एरिया मान लो। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने भारत में, अगर मैं भारत की बात करूँ, ठीक है, अपने भारत की बात करता हूँ, मैं भारत के बाहर क्यों पहुँच गया, यहाँ भारत की बात करूँ तो ये, ठीक है, उत्तर भारत में ज़्यादातर इनका साम्राज्य ठीक ठाक रहा, थोड़ा बहुत दक्षिण भारत में भी पहुँचते रहे। ठीक, गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लोग उसकी सेना के आगे, किसकी सेना के आगे, बलबन की सेना के आगे पलायन कर जाते थे। मतलब कि जब ये क्या करते थे, बलबन इधर साउथ में जाता था ना भाई, इधर साउथ में, तो यहाँ पर जो लोग थे इसकी सेना जैसे ही समझ लेते थे कि अरे भाई सेना आ रही है इसकी, तो निकलो यहाँ से, भाग लेते थे। इतना दहशत था। इतिहासकार जो हैं वो विजय अभियान यानी कि जो जीतने के लिए अभियान चलाया जाता है, इन दावों को अतिशयोक्ति मानते हैं। मतलब वो कहते हैं कि इतना भी ज़्यादा फेंक दिया भाई, मतलब ठीक है, मानते हैं बलबन की ठीक ठाक चलती होगी, लेकिन ये कौन सी बात है कि वो मान लो यहाँ पर था और यहाँ जब साउथ में जाता था तो यहाँ साउथ के लोग भाग जाते थे, राजा गद्दी छोड़ देता था, सैनिक हथियार डाल देते थे कि भैया बलबन आ रहा है, भागो भागो। ठीक है, फेंको उतनी जितनी चल जाए, ये मानते हैं। हाँ, दहशत होगी, इतनी दहशत कि सब भाग जाते थे, तो भैया तुम ज़्यादा फेंक दिया तुमने, अतिशयोक्ति होगी। मतलब अतिशयोक्ति मतलब ज़्यादा हाइपर हो, मतलब एक तरीके से मान लो कि तुमने ज़्यादा फेंक दिया। ठीक, इतना मत फेंको। साथ ही वे यह समझने की कोशिश भी करने लगे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते थे। कि वो कह रहे थे कि इतिहासकार ये भी सोचने लगे कि जो शासक होता था वो अलग अलग क्षेत्र पर अधिकार करने का क्यों बताता था कि भैया कि हमने वहाँ अधिकार किया, वहाँ अधिकार किया। ठीक,
सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे कि भाई ये आपका ये इधर क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका इतना है, ये आपका इतना है, और उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई हैं। मतलब 700 ईस्वी तक क्या कह रहा है कि भारत के कई क्षेत्रों के अपने अपने आयाम और भाषा संस्कृति सेट हो गई थी कि आपके क्षेत्र की भाषा ये, इनके क्षेत्र की भाषा ये है। अध्याय 9 में, चैप्टर 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष हैं जो विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए। इन राज्यों के बीच में काफ़ी टकराहट चलती रही। अब ये जो मान लो ये एक इधर राज्य है, एक इधर राज्य है, इनके बीच क्या हुआ, काफ़ी टकराहट यानी आक्रमण, मारपीट चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। अब इनके बारे में, मुगल के बारे में, खिलजी के बारे में, चोलों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि जैसे मान लो चोल हैं, ठीक है, जब चोल अगर मान यहाँ थे तो ये क्या करते थे, कभी कभी यहाँ पर भी कब्जा कर लिया तो इनका साम्राज्य इतना बड़ा हो गया, कभी कभी ये इतना हार गए तो इतना ही रह गया, तो ये सब होता रहता था। ठीक, ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर और सफल नहीं हो पाते थे। स्थिर रूप से स्टेबिलिटी नहीं थी इनके पास। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। अभी हम अध्याय 3 और 4 पढ़ेंगे तब अच्छे से इसको और देख लेंगे। अभी के लिए मैंने ये जो बताया ना उसको बस अपने दिमाग में बैठा कर रखो। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले ये हम अभी आगे देखेंगे। ठीक, 18वीं सदी में मुगल वंश पतन की ढलान पर आ गया था। 18वीं सदी जैसे आई, यानी आप जब देखोगे औरंगज़ेब के बारे में पढ़ोगे तो औरंगज़ेब 1707 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो औरंगज़ेब था उसके बारे में मुझे बताने की वैसे खास ज़रूरत है नहीं, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ना तो है ही अपने को। औरंगज़ेब, अभी आपने छावा देखी थी ना, औरंगज़ेब मतलब बहुत ही आताताई था, इतना मूडी आदमी था कि अपने भाइयों को तो मरवा ही दिया। इसका हिंदुओं के प्रति कत्लेआम और मतलब कुल मिला के जब तक जिंदा रहा नाक में दम करके ही जिंदा रहा। और जब ये साहब गए अपने साथ साथ पूरा मुग़ल साम्राज्य को ढहा कर गए। इसके बाद हालांकि मुग़ल साम्राज्य में कई हुए शासक, लेकिन वो शासक किसी काम के नहीं रहे। और आखिरी में आप तो जानते ही हो बहादुर शाह जफ़र को, जिन्होंने 1857 की क्रांति में ठीक ठाक रोल अदा किया। रोल क्या अदा किया, मान लो अब इनके पास मजबूरी थी, बाकी इनके पास कोई शक्ति उस समय बची नहीं थी। 1857 में नाम के शासक रह गए थे किले भर के। ठीक है, तो ये जो औरंगज़ेब थे इनकी डेथ के बाद धीरे धीरे मुगल वंश पतन की ओर आने लग गया था। ठीक, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लग गए। अब मान लो तुम्हारे पास इतना बड़ा एरिया है, इसके तुम शासक हो, अब तुम मर गए। ठीक, तो अब यहाँ के जो छोटे छोटे होंगे जमींदार वगैरह, तो चिंदी चोर, तो ये क्या करेंगे, अरे भाई ये तो गया, निपट गया औरंगज़ेब, अब क्या करें, ये मेरा एरिया, ये मेरा है, ये अपना अपना एरिया। इन्होंने कहा कि अब कब्जा करते हैं। ठीक, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थीं। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक दूसरे के समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच में 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की जो प्रकृति है एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रहीं, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। मतलब कह रहा है कि जब एक छत्र राज था, इतने बड़े एरिया में एक शासक का राज था, तो ये सभी शक्तियाँ एक थीं। बाद में भी कुछ इनमें अंतर आया भाषा में, शैली में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ही बदल गई। ठीक है, एक मिनट भाई, बस मैं चार्जिंग लगा दूँ। हाँ, हो गया। ठीक, सिस्टम हैंग नहीं होना चाहिए अपना, है ना। हैंग भी और हैक भी दोनों नहीं होना चाहिए। पुराने और नए धर्म। इतिहासकार के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इतिहास की यानी हिस्ट्री की,
जिन हजार वर्षों की पड़ताल कर रहे हैं, किन हजार वर्षों की पड़ताल कर रहे हैं, 700 से 1750। इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। धार्मिक परंपराओं यानी कि जो हम रिचुअल्स मानते हैं अपने धर्म के, दैनिक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जो धर्म होता था, जो स्थानीय समुदाय जो होते थे, उसके सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित यानी जुड़ी हुई होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का कौन समुदाय, स्थानीय समुदाय जो होते थे, उनका सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन होता रहा। मतलब कह रहा है कि जो धर्म था, उस धर्म में जो भी पहले की चीज़ें मानी जाती थी, वो अपने समाज में जो उनके चीज़ें फेमस थी या समाज में जो माना जाता था, उसको लेकर के माना जाता था। अब चीज़ें बढ़ी, तो अब जैसे जैसे चीज़ें बढ़ी, लोगों की मानना, जो चीज़ें मानते थे वो बदल गया। तो अब वो क्या किया, ऐसे ही धीरे धीरे उनकी आस्था भी बदलते गए। जैसे आज हम एक छोटी सी बात बताएं, जैसे कि हमारे यहाँ भी ना सोशल मीडिया का ट्रेंड जो चलता है भगवानों का, हम उन भगवानों को जल्दी से फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि सारे भगवान एक जैसे होते हैं और हमें सभी का आदर सम्मान और सभी के पूजन करना चाहिए। आप जिसको मानते हो, आप अपने एक किसी भगवान को मानो, सारे भगवान एक ही हैं, आप एक को पकड़ो और उन पे ही अपनी पूरी भक्ति झोंक दो। यही तो बोलते हैं ना हमारे प्रेमानंद महाराज जी, जिसको पकड़ रहे हो एक नाव में बैठो, 10 नावों की सवारी करोगे तो पक्का डूबोगे, ठीक, तो एक में बैठ जाओ। तो आज हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी सोशल मीडिया में बाबा खाटू श्याम जी के चीज़ चलेगी, तो हम खाटू श्याम जी के पुजारी हो जाएंगे, उनके भक्त हो जाएंगे, उनकी चीज़ें लगाएंगे, स्टेटस से लेकर हर चीज़ कि बाबा खाटू श्याम, ठीक। फिर धीरे से ट्रेंड बदल जाएगा, माँ वैष्णो देवी जी का आ जाएगा, तो माँ वैष्णो देवी जी के अनन्य भक्त हो जाते हैं। फिर शिव जी का आ जाएगा, शिव जी के हो जाते हैं। प्रभु राम का आएगा, प्रभु राम को जाएंगे। फिर वृंदावन के आएगा, वृंदावन के अनन्य भक्त हो जाएंगे। तो ट्रेंड के हिसाब से हमारी भक्ति बदल जाती है ना। तो पहले भी यही था, ट्रेंड बदलता गया, भक्ति बदलती गई, ट्रेंड बदलता गया, भक्ति बदल गई। हालांकि ये ट्रेंड के साथ हमें भक्ति नहीं बदलनी है और ये बहुत ही गंदी चीज़ है। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आने लग गए। इन परिवर्तनों में कुछ थे कि नए देवी देवताओं की पूजा होनी अब शुरू हो गई है 700 से 1750 ईस्वी के बीच में। राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण शुरू होने लग गया और जो समाज में पुरोहितों का जो रूप था, उस रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ने लग गया और उनकी सत्ता भी बढ़ने लग गई, ठीक। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। अब देखो क्या होता था, जब मंदिर बने तो मंदिर में जो पूजा अर्चना होती है वो किस में होती है, मंत्रों में होती है। मंत्रों में मंत्र किस में होते हैं, संस्कृत में होते हैं। और संस्कृत के अच्छा जानकार कौन था, ब्राह्मण थे, और इसलिए ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा बढ़ती चली गई। आज आप देखते हो कि ऐसा नहीं कि आज ब्राह्मणों की ही प्रतिष्ठा है, जो कई अन्य वर्ग के लोग हैं उन्होंने अच्छा पठन पाठन किया हुआ है वेदों का, तो वो धीरे धीरे क्या है, अब उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लग गई। यानी कि ज्ञान की पूजा होती है, ठीक है। आप ज्ञान अर्जित अच्छे करो, कर्म अच्छे करो, बाकी क्या है, जातियों में लड़ना है तो जिंदगी पड़ी, पूरी जिंदगी इन्हीं में गुजार दो। इनके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देखो, उन्होंने क्या किया, ज्ञान को अर्जित किया। जब ज्ञान को अर्जित किया तो बड़े से बड़ा जो महारथी है ना, उनके सामने नतमस्तक हो जाता है, ठीक, उनकी जाति नहीं देखता। इसलिए अब फालतू की चीज़ों में लगने से बेहतर है ज्ञान अर्जित करो, क्योंकि ज्ञान वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है, ठीक है। इनके संरक्षक थे कौन, नैने शासक, जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में ब्राह्मणों का दबदबा और भी बढ़ गया था, ठीक। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्त की अवधारणा के रूप में है। भक्ति की अवधारणा आने लग गई। भक्ति की अवधारणा क्या है, इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। मतलब कि अब इस काल में क्या हुआ कि भक्ति का कॉन्सेप्ट आ गया। और पहले क्या था कि भगवान को पाना है तो भाई कर्मकांड करने होंगे, और कर्मकांड करने के लिए आप पुरोहित को बुलाओगे। अब कहा गया कि अगर आपको भगवान को पाना है तो आपको कर्मकांड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप बिना कर्मकांड के भी भगवान तक पहुंच सकते हो, ठीक। आप निर्मल प्रेम करो, अच्छे कर्म करो, भक्ति करो,
बाकी जो भी होगा ना इसके बारे में हम आगे पढ़ना भी है हमको चैप्टर 8 में, ठीक। तो थोड़ा सा धैर्य रखो। यही वो युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन शुरू हो गया था। यानी कि अब बाकी जो इस्लाम धर्म है ये भी हमारे भारत में आने लग गया था। कैसे आया? आक्रांता है भाई, बाहर से लोगों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। जो कुरान शरीफ है तो कुरान शरीफ का हमारे भारत में कैसे आया? जो व्यापारी थे, जो वहाँ से व्यापार कर रहे थे अरब से, वो भारत आते थे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ज्ञान लेकर आते थे कुरान का, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारे भारत में उसका ज्ञान आने लग गया था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना हिंदू लोग की हम वेद हैं हमारे, पुराण हैं हमारे, वैसे मुसलमान भाई हमारे क्या कहते हैं? क्या हमारा कुरान शरीफ ही सबसे प्रमुख और सर्वोच्च ग्रंथ है। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, ठीक है। सबके लिए अल्लाह सेम है, ऐसा ये बोलते हैं। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान कई शासक जो थे वो इस्लाम और इसके जो विद्वान धर्मशास्त्री थे और न्याय शास्त्री थे, अर्थात उलेमा को थे, तो उनको संरक्षण देते थे। कई जो शासक होते थे इसके जानकार यानी कुरान शरीफ के जानकारों को, इसको जो अच्छे से जानते परखते थे उनको उलेमा बोलते थे। तो उन उलेमाओं को शासक वर्ग क्या करते थे? संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही बात ही इस्लाम के जो फॉलोवर्स थे, जो अनुयायी थे, वो भी अपने धर्म की अलग अलग तरीके से व्याख्या करने लग गए। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ थे सुन्नी जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। आज भी आप देखते हो कि जो मुस्लिम वर्ग होता है इनमें दो होते हैं, एक शिया मुस्लिम होते हैं, ठीक है, और एक कौन होते हैं? सुन्नी होते हैं, ठीक। जो अभी आपने देखा कि ईरान है, ईरान क्या है? ईरान शिया है, और जो सऊदी अरब है वो क्या है? वो है सुन्नी, ठीक। जो सुन्नी लोग होते हैं वो क्या मानते हैं? सुन्नी लोग कहते हैं कि जो हमारे पैगंबर मोहम्मद जी थे उनके बाद हम किसको मानेंगे? हम कह रहे हैं कि हम खलीफाओं के प्रभुत्व हम मानते हैं, जो खलीफा हैं उनका सर्वोच्च सत्ता होगी उनके बाद, ठीक। यानी कि पैगंबर मोहम्मद के बाद हम किसको मानेंगे? खलीफाओं को मानेंगे। ये कौन कहता है? ये सुन्नी कहते हैं। लेकिन जो शिया हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम खलीफाओं को मान्यता नहीं देंगे, हम क्या करेंगे? जो पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे अली, उसको हम मानते हैं कि अब वो ही मुसलमानों की विधि सम्मत नेता हैं, ठीक। तो इनका बस विचार अलग है, मानना अलग है। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। जो इस्लाम का शुरुआती दौर था और उसका इस इस्लाम का जो नेतृत्व करते थे उसको कहते थे खलीफा, और इन खलीफों को मान्यता देते हैं सुन्नी वर्ग। जबकि शिया कहता है कि हम नहीं, इन खलीफों को विधि सम्मत अपना नेता नहीं मानेंगे, हम किसको मानेंगे? हम मानेंगे जो पैगंबर मोहम्मद जी के दामाद थे अली को अपना विधि सम्मत नेता मानेंगे, ठीक। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहे गए, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही, आज भी कहे जाते हैं, ठीक है। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं। हनफी और शफी क्या है? देखो इसको नोट करो, ये एग्जाम्स में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये हमारे बेसिक ज्ञान के लिए भी ज़रूरी है। हनफी और शफी क्या है? इस्लामी न्याय सिद्धांत हैं, ठीक। इनकी विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर के विभिन्नताएं देखी गई हैं। मतलब कह रहा है कि इनके जो शिया हैं इनके विचार कुछ और रहे हैं, सुन्नी हैं इनके विचार और मान्यताएं अलग देखी गई हैं, ठीक। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। इतिहासकार क्या कहते हैं कि जो टाइम है हमारा, वो आने वाले जो सामाजिक और आर्थिक संगठन में जो बदलाव आ रहे हैं वो दिखाता है कि वो ही एक जो क्या है, वो ही ऐसा समय है
ठीक है। समय ये नहीं है कि हमारी घड़ी में कितना बजा है, भैया आने वाले समय में परिवर्तन कितना हो रहा है, बदलाव क्या हो रहा है, वही हमारा समय है कि समय बदल गया। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। कह रहा कि अब मान लो 700 से 1750 का ही ले लो, इसको हमने क्या किया, बांटा है ना एक हिस्से में। इसके बाद भी आज समय चल रहा है, इसके पहले भी समय था, तो बांटा क्यों है? क्योंकि हमें सहूलियत होगी, आराम हो गया, आसान हो गया इसको पढ़ना। ठीक, क्या अब 1000 साल का ही स्पेसिफिक पढ़ना है, फिर इसके बाद फिर के कालखंड के पढ़ लेना है, ठीक है ना। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। किस में बांटा था? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। जो 19th सेंचुरी में कह रहा है जो अंग्रेज थे, ठीक है, जो इंग्लिश बोलते थे धड़ाधड़, ठीक, जो अंग्रेज थे, तो वो क्या, उन्होंने क्या किया, ये हिस्टोरियंस जो थे इंग्लिश बोलने वाले यानी कि गोरे लोग, उन्होंने क्या किया कि हमारे इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया, यानी कि 3 युगों में बांट दिया। एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक क्या, ब्रिटिश। उन्होंने कहा कि शुरू में भारत हिंदू काल था भारत का, यानी जब वेद पुराण ये सब थे उसको इन्होंने कहा हिंदू काल था। इस्लामिक आक्रांत आ गया तो कहा ये अब जब तक इस्लाम रहा, उसका वर्चस्व रहा, तो इन्होंने कहा कि ये मुस्लिम काल है। आगे जब ब्रिटिशर्स आ गए यानी कि अंग्रेज़ों का हमारे पे हुकूमत हो गई, तो उन्होंने क्या कहा कि ये ब्रिटिश काल है, ठीक, ऐसे इन्होंने बांट दिया। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। उन्होंने ये माना कि जो शासन कर रहा है उस व्यक्ति का धर्म क्या है। अगर मान लो कि ए नाम का व्यक्ति है, वो भारत पर शासन कर रहा है, तो ए नाम के व्यक्ति का जो भी धर्म होगा ये मान लिया जाएगा कि उसी धर्म का उस समय टाइम पीरियड था, ठीक। और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। यानी जब हम कहते हैं कि ये हिंदू काल था, जब हम कहते हैं कि मुस्लिम काल था, तो मुस्लिम काल कहने का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पर सारा ये मान लो भारत है, तो यहाँ पर सारा मुस्लिम काल था, तो सारा इस्लामिक चीज़ें हो रही थी। लेकिन भाई इनमें बीच बीच में जो हिंदू थे या जो सिख थे, जो अन्य धर्मों को मानने वाले थे, उनका क्या, वो भी तो कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहे थे चीज़ों को लेकर के, तो उनकी एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया हम, ठीक। तो वही बता रहा है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े हैं यानी कक्षा 6 की पुस्तक में, उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था। जैसे शिकारी संग्राहक के बारे में हमने पढ़ा, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, और प्रारंभिक दौर के जो राज्य और साम्राज्य थे उनके बारे में भी हमने एनसीईआरटी की कक्षा 6 की पुस्तक में पढ़ा है। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाएगा, ठीक। यानी पिछले साल हमने जो पढ़ा एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक में, उसमें हमने क्या पढ़ा, प्रारंभिक दौर के राज्य कैसे थे। अब कक्षा 7 में हम क्या पढ़ेंगे, मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, यानी मिडीवल ईरा के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में जो हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, इसके विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में अब और अच्छे से विस्तार से हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। भारत के इतिहास के ये 1000 साल, कौन से 1000 साल, 700 से 1750 की ये बात कर रहा है। ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी हैं, यानी कि ये यहाँ पर बहुत से बदलाव आए, चेंजमेंट हुआ, जिसका ये साक्षी है, यानी कि इसने ये चीज़ें देखी है। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। कह रहा है 16वीं और जो 18वीं शताब्दी थी ना, 18वीं, वो क्या है, 8वीं और 11वीं से बहुत डिफरेंट है, ठीक, बहुत अंतर रखती हैं। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा। जब हम कहते हैं ना कि हम आधुनिक एरा में रह रहे हैं,
तो इसका मतलब हम क्या सोचते हैं, आधुनिक मतलब जैसे कहते हैं ना, वो यार वो व्यक्ति बड़ा है यार, मॉडर्न सोच का है, ठीक है, मॉडर्न थिंकिंग है उसकी। मतलब हम क्या सोचते हैं कि यार मतलब ये ना सारी चीज़ एकदम मॉडर्न सोचता है, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सोचेगा तो एकदम नई नई टेक्नोलॉजी सोचेगा, उसका बौद्धिक स्तर जो है, सोचने का स्तर एकदम टॉप का होगा, है ना। इससे ऐसा ये निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था। और पहले के समय को हमने क्या कहा, हमने टाइम पीरियड बांटा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक के समय को हम कहेंगे प्राचीन काल, यहाँ से यहाँ तक के समय को कहेंगे मध्यकाल, और फिर आगे कहेंगे आधुनिक काल। तो जब हम ये कहते हैं ये आधुनिक है, ये आधुनिक नहीं है, तो हमने क्या सोच लिया कि ये काल जो पहले के थे ये रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी यानी कि जो पहले से चीज़ें चल रही है उसी को ढोते रहे, उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है भाई, पहले भी परिवर्तन हुए हैं, ठीक। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें, ठीक। वो तो ध्यान तो दिलाना मेरा काम है। और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से भी करने की कोशिश करें। कह रहे हैं आप जो भी पढ़े ना तो उसके कंपेयर किया करें कि पहले हमने पिछले कक्षा 6 की पुस्तक में क्या पढ़ा, अब क्या बदल गया। पहले हम प्राचीन समय के बारे में पढ़ रहे थे, शिकारी कैसे थे, संग्राहक कैसे थे, चीज़ों को कैसे कलेक्ट करते थे। अब क्या हम पढ़ेंगे कि राजा साम्राज्य कैसे विकसित हुए, बाहर से आदमी कैसे आया, कैसे कैसे चीज़ें लूट रहा था, है ना, कैसे कैसे चीज़ें विकसित हो रही थी। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुआ है, किस जगह बदलाव आना शुरू हो गए, ठीक। यानी पहले हमने देखा कि शिकारी क्या करते थे, खाद को संग्रह करते थे। अब क्या हो गया, अब शिकारी खाद संग्रह का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, अब तो बड़े बड़े व्यापार होने लग गए, बारूद तोप गोले चलने लग गए, है ना। तो ये कह रहा है कि तुलना करते रहो और कहाँ नहीं बदला है वो भी देखते रहो। और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और क्या बदला है या क्या वैसा का वैसा ही आया। जैसे कि आज अपने आसपास देखो, मैं आपको याद दिलाऊं, जैसे आज भी हम गांवों में जाते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने क्या पढ़ा था कि बड़े से घर होते थे, बीच में आंगन होता था, आसपास घर होता था, ठीक है। जैसे ये मान लो ज़मीन है, ये कमरे बने हुए हैं, ठीक, और बीच में आंगन होता था, कभी कभी घर के अंदर ही कुआं भी होता था। आज भी आप जब घरों गाँवों में जाओगे तो देखना जो पुराने घर होते थे वो भी कहीं ना कहीं बीच में आंगन होगा और किनारे किनारे उनके कमरे बने होंगे, है ना। और कहीं कहीं तो किसी किसी घरों में आज भी कुएं होते हैं बीच में। तो क्या है, तो कहीं ना कहीं सिंधु काल से हम आज के समय की अगर तुलना करें तो घर कहीं ना कहीं सेम पा रहे हैं कि नहीं हम। तो ये हमें देखना है कि हमारे आसपास की चीज़ें कहाँ बदली कहाँ नहीं बदली, ठीक। तो हमने यहाँ से चैप्टर फर्स्ट जो है, चैप्टर 1 है जो क्लास 7th की NCERT का, उसको ख़त्म कर दिया भाई। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी। बाकी ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं, मैं चाहता हूँ कि इन सभी को आप किया करें क्योंकि इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। और नहीं करने का मन है तो बिल्कुल मत करें, मैं आपको बिल्कुल भी दबाव नहीं डालूंगा क्योंकि ये प्रश्न आपको नहीं पूछेंगे। आपके पीसेस के लिए, UPSC के लिए अगर मान लो पूछ भी लिया कि अतीत में विदेशी किसे कहते हैं, ठीक, अब ये तुमने पढ़ाया है ना, तो हो सकता है कि आप में से बहुत लोग फंस जाओ भी कि विदेशी किसे कहते हैं, हमने क्या पढ़ाया। तो इसलिए चीज़ों को अच्छे से पढ़ो और जहाँ भी दिक्कत परेशानी हो वहाँ मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर लो और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। अगर दिक्कत हो रही हो, पैसे वैसे लग रहे हो लाइक करने में या अंगूठे में दर्द हो तो कोई बात नहीं भाई, मत करना, आपकी मर्ज़ी। दोस्तों में शेयर करना चाहो तो कर दो, अगर तकलीफ़ हो तो वो भी मत करो, ठीक है। जैसे चाहो वैसे रहो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी भाई, पढ़ते रहो, एग्ज़ाम निकालो और मस्त इंसान बन गया हो, ठीक। क्योंकि आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। बाकी ख्याल रखिए, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहिए समय पथ PCS अकेडमी। थैंक यू।